नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग इस ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अगर इससे पहले अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, भारतीय संविधान की उद्देशिका कहें या प्रस्तावना कहें। तो आप देखेंगे कि यह प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो आज ये हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह संकल्प एक पारित किया गया कि हमारा भारत देश का जो संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है, यह किसके लिए बन रहा है। तो उसी को उद्देशिका कहा गया। तो इसी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्तावना बनाई गई, वो प्रस्तावना आखिर थी क्या, उन्होंने उसमें क्या लिखा। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। यह बातें उद्देशिका में या प्रस्तावना में नेहरू जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें आप देखेंगे कि यह जो भारत का यह संविधान का प्रस्तावना जो है, इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि नेहरू जी जो लिखे थे, प्रस्तावना जो उन्होंने पेश किया, उसमें इन्होंने यह बात बताया कि हम भारत के लोग, और जो भी बातें लिखी गई आपने को हमने बताया, तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? तो विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। तो इस तरह से यह जो है नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका जो बनाई गई थी। और कहा जाता है कि भारत का संविधान के बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा है और वो भी लिखित संविधान है। और इस संविधान को, भारत के संविधान को अगर गौर से देखा जाए, न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है, यानी कि न ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है। इसके अलावा भारत के संविधान जब बनाई गई है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो दस्तावेज बनाया गया था, उसी 1935 का संवैधानिक दस्तावेज का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ध्यान रखिएगा, राज्यों का संघ कहा गया, यानी कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर ही भारत का निर्माण हुआ है, न कि संघीय राज्य। ध्यान रखिए, संघीय शासन नहीं कहा गया बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये आपने देखा हम लोग ने इसके बारे में। अब यह देखते हैं कि आखिर यह जो प्रस्तावना है नेहरू जी के द्वारा, जो उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए, जिसमें संशोधन किया गया, आखिर यह संशोधन जो है 42वां संशोधन कब किया गया? तो 1976 में। तो 42वां संशोधन, इसका मतलब है कि इसमें इससे पहले 41 गो संशोधन हो चुका था और इसमें 42वां नंबर में संशोधन हुआ 1976 में। तो इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया और वो कैमा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
तो वो तीन शब्द कौन है? एक है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता कहिए या राष्ट्र की एकता कहिए, इन सभी, तो यह तीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि यह तो आपने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। अब प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहा जाता है कि प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा गया। कुंजी, कुंजी का मतलब है कि जिस तरह से ताला है, और ताला जो है, ताला का इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है चाबी की। तो एक तरह का हमारा संविधान जो है एक तरह का ताला है, और वो प्रस्तावना जो है उसकी वो चाबी है। तो यह जो संविधान लिखी गई है, बनाई गई है, उसमें प्रस्तावना में पूरा बात बताया गया है कि यह जो संविधान बनाया गया किसके लिए बनाया गया, तो भारत के लोगों के लिए बनाया गया, और भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने नहीं बनाया। तो यही बात प्रस्तावना में लिखी गई है, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कही गई है, यानी कि चाबी कही गई है। बिना चाबी के ताला कैसे खुलेगा, तो इसीलिए इसको कुंजी कहा गया है। अब बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रस्तावना को कानूनी तौर पर इसको मान्यता नहीं दिया गया था। शुरुआत में पहले क्या था कि इसको जो है कानूनी तौर पर इसका मान्यता नहीं था, प्रस्तावना संविधान का मान्यता इसको नहीं मानता था कानूनी तौर पर। लेकिन इसी बाद कुछ ऐसा हुआ कि यह घटना 1957 की है, कि एक बार क्या हुआ कि 1957 में आप देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, एक केस आया 1957 में। यह केस में न्यायालय ने यह बात आया कि क्या ये प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग है या नहीं, यह बात आया प्रस्तावना। तो 1957 में जो ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 की जो घटना है, तो इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं न्यायालय ने कहा कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, और इस तरह से यह प्रस्तावना जो है उसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। जो कि संसद है या विधायक है, जो इस प्रस्तावना में कोई भी वर्ड इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है संविधान का पार्ट नहीं है। तो इसमें कहा यह जाता है कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में अंट-संट बोलता है या उसकी अवहेलना करता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम लोग अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। जैसे आप पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, न्यायालय आपकी रक्षा करेगी। लेकिन अगर प्रस्तावना जो कि नेहरू जी के द्वारा जो लिखी गई है, हम भारत के लोग, उसमें अगर किसी तरह का आप अवहेलना करते हैं, चाहे सरकार उसके बारे में अंट-संट बोले या पब्लिक बोले, तो उसके एवज में जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और न्यायालय गए भी तो उससे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। यह बात कहा गया यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। फिर कुछ दिन बाद, 3 साल बाद 1960 में फिर एक हरकत हुआ जो कि कहा गया बेरूबारी यूनियन। ध्यान रखिएगा, एक तो 1957 में हुआ, फिर 1960 में घटना घटी बेरूबारी यूनियनवाद। इसमें भी यह बात आई कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उस समय भी न्यायालय कहा अंग तो नहीं है। लेकिन हाँ, यह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जरूर कहा उन्होंने कहा कि संविधान की भाषा जो है संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब है अगर संविधान की भाषा संदिग्ध है या हार्ड कहिए या ऐसा वर्ड जो आम जनता को समझ नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड में प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह बात किसने कहा? यानी कि आपने देखा भाषा अगर संदिग्ध है तो प्रस्तावना से आप मदद ले सकते हैं, प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकता है। यह बात कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम 1960 में कहा। लेकिन फिर आगे चलकर फिर उसी समय फिर कुछ दिन बाद वही सुप्रीम कोर्ट जो कि कहे थे कि प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है, लेकिन उन्होंने फिर अपना निर्णय बदल दिया।
जो कि इन्होंने अपना आप कहा कि नहीं, प्रस्तावना तो संविधान का अंग है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना तो संविधान का अंग है ही नहीं, तो इसीलिए इसको कोई पावर नहीं है कि वो उसमें चेंजिंग कर सके, नो संशोधन। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी के द्वारा लिखी गई जो रिपोर्ट है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कौन चेंज नहीं कर सकता है? तो विधायिका, यानी कि विधायक कहिए या संसद कहिए, वो सब चेंज इसमें प्रस्तावना में नहीं कर सकते हैं, फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा झंझट इसीलिए कहा हल्ला हो रहा है कि सब बोल रहे हैं, संसद लोग, विधायक लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी के द्वारा जो लिखा गया प्रस्तावना है उसमें कुछ वर्ड छूटा हुआ है, और ये नेता लोग कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ वर्ड को हम ऐड करें, या वैसा वर्ड जो बहुत भारी भरकम है, उसका सेंटेंस क्लियर नहीं है, तो उस वर्ड को आसान बनाए। तो इसीलिए वो लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, तो संविधान का जब पार्ट्स है ही नहीं, तो इसमें आप कैसे संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। सिंपल यही बात, एक लॉजिक है। लेकिन अब फिर एक घटना घटता है 1973 में। आप देखिए 1973 में फिर क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अब केरल राज्य में अब यही केस चला, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस गया तो फिर यही बात आया कि क्या संसद या विधायक क्या प्रस्तावना में चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर यानी कि 1973 में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती जो केस था, इसमें इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कि इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, उसको अलग रखा गया था। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका कहिए या संसद कहिए इसमें चेंज कर सकती है। यानी कि इसमें चेंज कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि आप चेंज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो मूल ढांचा का सिद्धांत, इसी में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी इन्होंने कहा, और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा माना गया। यह कब? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। इससे पहले जो दूगो हुआ, बेरुवारी और एक आप देखें यूनियन, ये दोनों में सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर केशवानंद वाला में 1973 में कहा कि यह इसका अंग है और संसद और विधायक इसमें चेंज कर सकता है, और इन्होंने इसी को मूल ढांचा माना। यानी कि अपना जो संविधान है, संविधान का मेन स्रोत जो है वो प्रस्तावना को माना कि संविधान में जिसके बारे में चर्चा है वो सारा चर्चा आपको प्रस्तावना में दिया गया है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि विधायक हो या संसद हो, अगर आप चेंज करना चाहते हैं प्रस्तावना में तो चेंज कीजिए, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं। वैसा कोई संशोधन आपको नहीं करना, निगेटिव संशोधन नहीं करना। आपको वैसा शब्द, अगर आप शब्द नया जोड़ना चाहते हैं या शब्द को हटाना चाहते हैं या भारी शब्द को हल्का करना चाहते हैं, तो वो निगेटिव प्रभाव न पड़े देश पर। अगर आप करना चाहते हैं तो उससे आपका, हमारे देश का मजबूतीकरण हो, ऐसा वर्ड आपको जोड़ना है या हटाना है, तो उसके लिए अपना देश का जो है मूल ढांचा का विस्तार हो और मजबूतीकरण हो। यही दो उनका मेन या अथी था, कहनाम था कि अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो बेशक अब कीजिए, क्योंकि इनको मान्यता मिल गया केशवानंद वाला केस में, तो आप उसका विस्तार भी हो और मजबूतीकरण भी हो। तो इस तरह से यह 3 शब्द को जोड़ा गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब जाकर इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, और 3 शब्द संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो संशोधन किया गया कम्मा 42वां संशोधन 1976 में, और इस तरह से ये 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य
उद्देशिका या प्रस्तावना। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में बतलाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।